उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी बंधु, कर्मचारी बंधु, आज के इस समारोह के माध्यम से जहां एक तरफ शक्ति वंदन का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप भी आज के इसी समारोह के माध्यम से आयोजित किया है। क्योंकि आज की तारीख में मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि बहुत से लोगों को ये अटपटा महसूस हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने शक्ति वंदन का कार्यक्रम क्यों आयोजित कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में तीर्थ सत्तात्मक सत्ता है, और अगर हम इतिहास में जाएंगे तो पुरातन काल में भारतीय सभ्यता संस्कृति में मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, और जिस दिन हमारे राष्ट्र में मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, उस कालखंड में हम चाहे इसे भारतवर्ष कहें, हिंदुस्तान कहें, दुनिया का सबसे विकसित, सबसे संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले समाज वाला राष्ट्र था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे, और शुरुआती दौर में जिस शिद्दत के साथ विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला उस समय की शासन व्यवस्था के द्वारा किया गया, उसमें इतिहास से बहुत सी बातें विलोपित कर दी। लगभग 1100 साल पहले एक जब विदेशी आक्रमणकारी आया, गुजरात में एक राज्य था पाटन। पाटन के राजा की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी महारानी राज सिंहासन पर थी। विदेशी आक्रमणकारी ने सोचा ये महिला हमारा क्या मुकाबला करेगी, और अगर पाटन पे हमने विजय प्राप्त कर ली तो हम बहुत से स्थानों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस सोच के साथ उसने जब आक्रमण का अभियान शुरू किया और पाटन की महारानी के सामने उनके गुप्तचरों द्वारा ये सूचना भेजी गई, उन्होंने ऐसी व्यूहरचना रची कि उस विदेशी आक्रांता को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद इतिहास को जिस ढंग से विकृत किया गया, वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया, उसकी वजह से हमारे असली जो महान विभूतियां, चाहे वो महाराजा रहे हो, महारानियां रही हो, नारी शक्ति रही हो, पुरुष शक्ति रही हो, उसके बारे में वर्तमान पीढ़ी को बहुत सही जानकारियां नहीं मिल पाई। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जिनके बारे में आम व्यक्ति के मन में कई बार ये सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ भारत की परिकल्पना की, कई लोगों को बहुत अटपटा लगा और आज भी लगता है। मैं कई बार देखता हूँ व्यक्ति अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई का 30, 40, 50, 60 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए खर्च करके
जमीन खरीदता है, उस पर एक शानदार मकान बनाता है, मकान कह दें, बंगलो कह दें। और मुझे अधिकांश जगह देखने में ये मिलता है कि उस लाखों करोड़ों की लागत से बने हुए बंगले में जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो घर की सफाई के बाद निकला हुआ कचरा घर के मुख्य द्वार के दाएं बाएं पड़ा हुआ सबसे पहले आपके स्वागत करने को तत्पर रहता है। होता है कि नहीं होता है? अब उस गृह स्वामी के या गृह स्वामिनी के मन में कभी ये विचार नहीं आता कि कोई आगंतुक हमसे मिलने आएगा, वो मकान को देखने से पहले जब उसका सामना उस कचरे से होगा तो उसके मन में हमारे प्रति क्या विचार उत्पन्न होंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने बोरा उठाया। आज भी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत से अधिकांश लोग इस बात का उपहास उड़ाते हैं, कुछ लोग उनके इस उद्देश्य को समझकर उसमें योगदान भी देते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा निवेदन यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का परिकल्पना थी, उसका मूल कारण यह है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म का एक मूल मंत्र है कि अगर तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और जब तन, मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ होंगे तो व्यक्ति सदैव नकारात्मक विचारों से दूर रहकर उसके शरीर में, उसके मन मस्तिष्क में सदैव सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा। और जिस राष्ट्र के नागरिकों में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा, उस राष्ट्र को दुनिया की कोई ताकत विकसित होने से, संपन्न होने से, सशक्त होने से नहीं रोकता। फिर उन्होंने जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोलने की परिकल्पना की। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, क्या करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दशक पीछे जाइए, भारत के एक प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि दिल्ली से 100 रुपया रवाना होता है और लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे। अब जनधन खाते के माध्यम से दिल्ली से चला हुआ 100 रुपया लाभार्थी तक 100 रुपये पहुंचता है। लेकिन हो सकता है जिनके मन में इस योजना के प्रति दुर्भावना रही होगी, उनका कहीं न कोई निजी स्वार्थ पे चोट पड़ी होगी। तीसरा, अभी बहुत से लोग विचार करते हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम गंभीर दृष्टि से कभी विचार करें तो देश की आजादी से लेकर 2014 तक राष्ट्र के विकास की, समाज के विकास की, गरीबों के उत्थान की या विभिन्न क्षेत्रों के लिए जितनी भी योजनाएं बनी और जितना बजट उसमें आवंटित हुआ, उस बजट का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो उस आंकड़े के आधार पर हमें परिणाम ये मिलना चाहिए कि भारत का हर क्षेत्र उन्नति और प्रगति के नए आयाम स्थापित कर चुका होगा। लेकिन मैं 3 दशक पहले की जो बात आपको बता रहा हूँ, 100 रुपए के 15 पैसे की वजह से ये सारे काम नहीं हो रहे। सरकार की योजनाओं का वास्तविक पात्र लोगों तक जानकारी नहीं होने के लिए लाभ नहीं मिल पाया और अपात्र लोग उनका लाभ उठा लिए। इसलिए विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके बारे में शिविर में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को जानकारी मिले और वो अगर किसी योजना के लिए अपने आप को पात्र पाता है तो उसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। या जो प्रबुद्ध लोग
इन शिविरों में सम्मिलित होते हैं, उनको योजनाओं की जानकारी मिलती है, तो अपने अगल बगल में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने कस्बे में उन योजनाओं के लिए लाभान्वित होने लायक पात्र लोगों को ढूंढकर उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाकर पीड़ित मानवता की सेवा करने का पुण्य प्राप्त कर सके और उसे उस योजनाओं का लाभ दिलाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इसी तरह से अभी जो शक्ति वंदन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने दिया है और आने वाली 22 तारीख को वो इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू भी होंगे, उसके पीछे भी परिकल्पना यही है कि जिस जमाने में मात्र सत्तात्मक सत्ता के कारण भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र था, हम हमारी मात्र शक्ति को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा करें, परिवार की मुखिया बनाकर परिवार की बाकी आने वाली पीढ़ियों को उनके माध्यम से अच्छे संस्कार और अच्छे शिक्षा दिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे, तभी ये सारे काम हो पाएंगे। और हम अगर याद करें, अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी नहीं होते। उसी परिकल्पना के साथ प्रधानमंत्री जी शक्ति वंदन का कार्यक्रम चला रहे हैं। अब मैं इन सारी बातों के बाद एक बात, बहुत कड़वी बात आप लोगों को कहने जा रहा हूं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आजादी के बाद इस राष्ट्र के नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति कह दें, सरकारी योजनाएं कह दें, उनमें व्यय होने वाले धन को अपने खून पसीने की कमाई का हिस्सा समझकर उसके सदुपयोग के लिए सतत प्रयास करने चाहिए। वो भावना आज भी हमारे राष्ट्र के नागरिकों में, आज भी सरकारी योजनाओं के प्रति, सरकारी विकास कार्यों के प्रति, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति राष्ट्र के बहुमत के नागरिकों का मानसिकता नकारात्मक है। उनसे कई बार मेरी चर्चा होती है, कहते हैं यार सरकारी काम है, बिगड़ता है तो ठीक है, सुधरता है तो ठीक है। और जहां कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन या आंदोलन होता है तो सबसे बड़े शिकार कौन बनता है उसका? सार्वजनिक संपत्ति कह दें, सरकारी संपत्ति कह दें, सरकारी बस हो, सरकारी रेल हो, रेलवे स्टेशन हो या और कोई काम। और वो करते समय कभी भी उन आंदोलनकारियों के दिमाग में ये प्रश्न नहीं उठता कि जिस संपत्ति का हम नुकसान कर रहे हैं उस संपत्ति के निर्माण में मेरा भी कहीं न कहीं खून पसीने की कमाई का अंशदान रहा होगा। सरकार के पास खजाने में पैसा कहां से आता है? विभिन्न प्रकार के करों के संग्रह के माध्यम से। कई बार मुझे आश्चर्य होता है जब बात चलती है कि सर्वाधिक आयकर दाता फला फला व्यक्ति होता है ना, या सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन करता फला कंपनी। करती कहां से? क्या भाई वो अपनी जेब से देती है। आम आदमी अगर उपभोग की वस्तुएं बाजार से नहीं खरीदेगा तो कर संग्रह कहां से करेंगे? वो तो एक तरह से संग्रह करता है। वास्तविक उस पैसे का स्रोत हिंदुस्तान का वो आम गरीब आदमी है जो बाजार से किसी न किसी प्रकार का सामान खरीदता है। कई बार बात चलती है, आजकल तो घर माचिस 1 रुपए की हो गई। एक जमाना था जब 25 पैसे की थी, फिर 50 पैसे की। अब खरीदने को तो 25 पैसे, 50 पैसे या 1 रुपए के, लेकिन उस पर एक्साइज ड्यूटी किसी जमाने में कितनी थी किसी को पता नहीं।
अब एक माचिस खरीदी, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से आपका मेहनत का पैसा एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से सरकार के खजाने में चला गया और बूंद बूंद से गड्ढा भर के वो अरबों खरबों रुपए के खजाने के रूप में वापस विभिन्न प्रकार की योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए आप तक वापस आता है। अब अगर हम उस के लिए नकारात्मक विचार रखें कि इसमें सही काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां नहीं हो सकती। इसलिए एक तो मेरा निवेदन ये है कि इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें कि आज के इस कार्यक्रम में भी, इस समारोह में भी जो पैसा खर्च हो रहा है वो आप सबकी मेहनत की कमाई का हिस्सा है। और इसलिए जिस मंशा के साथ ये कैंप लग रहा है उस मंशा को पूरा करने के लिए जितने भी काउंटर लगे, जहां भी आपकी रुचि, उस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसके पात्र लोगों को ढूंढकर उसका लाभ दें। तीसरा, मैं शक्ति वंदन वाली महिलाओं से भी जो जितनी समझ सहायता समूह चलाती है उनसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा, मेहनत करोगे, समूह सहायता समूह के रूप में मिलने वाले पैसे का सही सदुपयोग करके उससे उत्पादकता बढ़ाओगे। उत्पादकता बढ़ेगी तो आपको निरंतर आय बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। और अगर ये सोच लिया कि समूह को ये पैसा मिला है, घरेलू कार्य के लिए आपस में बांट कर एक बार काम चला लेते हैं और धीरे धीरे मजदूरी करके इस पैसे को वापस चुका देंगे, तो ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में महिलाओं की सामूहिक शक्ति, जिसे आजकल हम समूह सहायता समूह का नाम देते हैं, सर्वाधिक सफल प्रयोग 50 साल पहले बंबई में शुरू हुआ था। वहाँ की कुछ संपन्न वर्ग की महिलाएं अपने घर में, उनके घर में कोई बाई रसोई का काम करने आती थी, कोई पोछा लगाने आती थी, उनकी दयनीय स्थिति, आर्थिक स्थितियां देख कर उनके मन में विचार आया कि इनके पास सुबह शाम हमारे घर में काम करने के अलावा 5-7 घंटे का अतिरिक्त समय रहता है जिसका सदुपयोग नहीं करती है। और उन 20 महिलाओं ने मिलकर 1-1 हज़ार रुपये उस जमाने में इकट्ठे करके और पापड़ और मंगोड़ी का काम शुरू करवाने के लिए अपने मोहल्ले की जितनी भी बाइयाँ, जिसको बॉम्बे में बाइयाँ बोलते हैं, घरेलू काम करने वाली, उनको कहा भाई सामग्री कच्ची हम दे देंगे, इसको साफ सफाई के साथ आप पापड़ और मंगोड़ी बनाकर हमको वापस दे दो, क्योंकि हर घर में इनका उपयोग होता था, इससे बेच के आपकी बाजार से हम लाते हैं उस कीमत में, और हमने जो माल खरीदा बीच का जो अंतर है वो मुनाफे के रूप में हम आपको भुगतान कर दिया करेंगे। और आज पूरी दुनिया में लिज्जत ब्रांड एक अपना विशेष स्थान बना चुका है। और व्यक्ति के परिश्रम की बात करो आप, तो फिर मैं आपको 50-55 साल पुराने दौर में ले जाना चाहूंगा, जब अहमदाबाद का एक व्यक्ति पुराने जमाने में कास्टिक सोडे का पाउडर बनाकर साइकिल पर लादकर गांव-गांव, गली-गली में घूमकर बेचा करता था। उसने उसका बाद में नाम दिया, ब्रांड नाम पता है आपको? निरमा। और आज साइकिल पर गांव-गांव, गली-गली घूमकर कास्टिक सोडे का वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने वाली वो शख्सियत लाखों करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली शख्सियत के रूप में तब्दील हो। इसलिए व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय के साथ कोई संकल्प ले ले और उसके लिए पूर्ण अनुशासन और परिश्रम के साथ काम करे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक पाती।
इसलिए आज के इस अवसर पर मेरा निवेदन जो मैंने आपसे किए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी आपको समय मिले 10 मिनट घर में एकांत में बैठकर केवल एक चिंतन कर लेना कि इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते इस राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य और दायित्व हैं, हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, आप किसी से भी चर्चा करो, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि इस राष्ट्र के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य और दायित्व हैं, उसको हम कितना निभा पा रहे हैं, और कोई कमी खामी हो तो उसको भविष्य में दूर कर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने तक भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाए, उसके सपने के पीछे एक उनका बहुत बड़ा उद्देश्य है। एक लंबी गुलामी के कालखंड के बाद एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिन हजारों लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी मातृभूमि को गुलामी से बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि के लिए अर्पण किया, उनकी कुछ सपने रहे होंगे, उनकी कुछ आशाएं रही होंगी, उनकी कुछ उम्मीदें रही होंगी। वो सपने, वो आशाएं, वो उम्मीदें 75 साल में कितनी पूरी हुई, अधूरी थी, वो हमको 25 साल में पूरी करनी है। और आज़ादी के बाद हमारे जाबाज जवान विपरीत मौसमी परिस्थितियों में 24 घंटे सीमा पर सनद रहकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर रहते हैं, और हजारों लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण भी किया है। उनकी भी कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने रहे होंगे। वो कितने पूरे हुए 75 साल में, इनका मंथन करके हम जिस दिन उनके सपनों को, उनकी आशाओं को, उनके उम्मीदों का भारत का निर्माण कर लेंगे, उस दिन भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे संपन्न और सबसे सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना लेगा। उस दिन हम सही मायनों में हमारे उन लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों और हजारों वीर जवानों को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर